हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अलीसा सक्सेस पॉइंट पे। तो आज का हमारा टॉपिक प्रकाश का परावर्तन साइंस से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1। एक पानी से भरे गड्ढे में मच्छर तैरते रहते हैं। मच्छर अनेक बीमारियां उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। यदि पानी में मिट्टी का तेल मिला देते हैं तब इसके अंदर पूछा गया कि एक पानी से भरे गड्ढे के अंदर मच्छर तैरते रहते हैं और मच्छर अनेक बीमारियां उत्पन्न करते हैं। तो अगर उसके अंदर मिट्टी का तेल मिला दे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखते हैं। ऑप्शन ए के अंदर दिया गया मच्छर मिट्टी के तेल की महक से मर जाते हैं। ऑप्शन बी में है मच्छरों की बीमारियां फैलने की क्षमता कम हो जाती है। ऑप्शन सी में दिया गया कि मच्छर डूब कर मर जाते हैं। और ऑप्शन नंबर डी में है कि मच्छरों के अंडे देने की क्षमता कम हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑफ, मच्छरों के अंडे देने की क्षमता कम हो जाती है। जब पानी से भरे गड्ढे के अंदर मिट्टी का तेल मिलाते हैं तो मच्छरों के विकास या प्रजनन को रोका जा सकता है। क्योंकि मिट्टी का तेल, पानी के अंदर मिट्टी का तेल मिलाने पर मच्छरों को O2 की आपूर्ति, ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाती है, जिससे कि वे पानी के अंदर मर जाते हैं। उन्हें पर्याप्त रूप से ऑक्सीजन नहीं प्राप्त होती। लार्वा मच्छर पानी के अंदर ही मर जाते हैं। तो मिट्टी का तेल मिलाने से उन्हें ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होगी। अतः इसका ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। मच्छरों के अंडे देने की क्षमता में कमी आएगी, अर्थात प्रजनन क्षमता कम हो जाएगी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। यदि हाथी दांत की तथा गिल्ली मिट्टी की एक जैसे ठोस गोलियां एक ही ऊंचाई से फर्श पर गिर जाए तो फर्श से टकराने के बाद क्या कहा गया है कि हाथी दांत की और गिल्ली मिट्टी की दो ठोस गोलियां हैं, उन्हें एक ही ऊंचाई से गिराई जाती है फर्श पर, तो क्या होगा। तो देखते हैं। ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है दोनों गोली समान ऊंचाई तक उठेगी, कि दोनों गोलियां समान ऊंचाई तक उठेगी। और ऑप्शन बी में है हाथी दांत से बनी मोटी गोली अधिक ऊंचाई तक उठेगी। और ऑप्शन 3 में है गिल्ली मिट्टी से बनी गोली अधिक ऊंचाई तक उठेगी। और ऑप्शन डी में है दोनों गोली बिल्कुल भी नहीं उठेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाथी दांत से बनी मोटी गोली है जो अधिक ऊंचाई तक उठेगी। इसका क्या रीजन है कि हाथी दांत से बनी मोटी गोली अधिक प्रत्यास्थ होती है, अधिक प्रत्यास्थ होती है। वो प्रत्यास्थ गुण होता है उसके अंदर। अतः उसे फर्श से गिराने पर ऊर्जा व वेग स्थानांतरण उसमें अधिक होगा गिल्ली मिट्टी की तुलना में। उसकी ऊर्जा और संवेग स्थानांतरण अधिक होगा गिल्ली मिट्टी की तुलना में। अगर गिल्ली मिट्टी को ऊंचाई से गिराएंगे तो वो बिखर जाएगी, अर्थात उसका आकार परिवर्तन हो जाएगा। जबकि हाथी दांत से बनी गोली को जब नीचे फर्श पर गिराया जाता है तो वो प्रत्यास्थ होती है और गिरने के बाद तत्काल ही अपना आकार पुनः प्राप्त कर लेती है, अपनी आकृति को बनाए रखती है, आकृति को बनाए रखती है। उसके अंदर प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। अतः ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा।
हाथी दांत से बनी मोटी गोली अधिक ऊंचाई तक उठेगी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, सड़क पर लगे परावर्तक लैंपों में किस दर्पण का प्रयोग होता है? सड़कों पर जो परावर्तक लैंप लगे होते हैं उसके अंदर किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो देखते हैं, ऑप्शन ए के अंदर दिया गया उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी में है अवतल दर्पण, और ऑप्शन सी में है दोनों का, ऑप्शन डी में है कि इनमें से कोई भी नहीं। तो परावर्तक लैंपों में इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कि उत्तल दर्पण में अपसारण की क्षमता होती है, ये किरणों को अपसारित कर देता है। अपसारण का गुण इसके अंदर पाया जाता है, मतलब ये किरणों को दूर तक फैला देता है, इसलिए परावर्तक लैंपों में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसकी अपसारण क्षमता अधिक होती है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, सड़क पर दर्पण में परावर्तक लैंपों का उपयोग किया जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। पूछा गया कि प्रकाश तरंगे कौन सी तरंग है? इसके अंदर दिया गया अनुप्रस्थ तरंग है। 1 और 2 सही है, और ऑप्शन बी में है 2 और 4 सही है। और ऑप्शन सी के अंदर दिया गया 4 और 1 सही है, और इसके अंदर दिया गया कि चारों कथन सही है। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंग है, तो प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है, अनुप्रस्थ होती है, और ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती है। तो प्रकाश की विकिरण अनुप्रस्थ तरंग के अंदर होती है, तो इसका ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा कि चारों कथन सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, हीटर का तार अत्यधिक गर्म होने पर भी प्रभावहीन रहता है, और जबकि फ्यूज का तार गल कर टूट जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हीटर का तार अत्यधिक गर्म होता है। हम देखते हैं कि पहले यूज किया जाता था हीटर जिसका तार अत्यधिक गर्म होता है, तो फिर भी वह प्रभावहीन रहता है, जबकि फ्यूज तार गल कर टूट जाता है। ऐसा क्यों होता है, ये पूछा गया है। तो देखते हैं, ऑप्शन ए के अंदर है हीटर का तार मजबूत लोहे का बना होता है, जबकि फ्यूज बेजान लोहे का बना है। ऑप्शन डी में दिया गया है कि हीटर के तार में विद्युत की मात्रा कम होती है, जबकि फ्यूज तार में विद्युत की मात्रा अधिक होती है। ऑप्शन सी में है कि हीटर के तार की धातु का गलनांक तथा विशिष्ट प्रतिरोध, धातु का गलनांक और विशिष्ट प्रतिरोध ऊंचा होता है, जबकि फ्यूज तार का नीचा होता है। और ऑप्शन डी के अंदर दिया गया कि उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीटर के तार धातु का गलनांक और विशिष्ट प्रतिरोध, हीटर का गलनांक और विशिष्ट प्रतिरोध ऊंचा होता है, और फ्यूज के तार में गलनांक कम पाया जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध भी हीटर की तुलना में कम होता है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इसलिए हीटर का तार अत्यधिक गर्म होने पर भी प्रभावहीन रहता है, क्योंकि इसका गलनांक उच्च होता है।
जबकि फ्यूज के तार उसके अंदर गलनांक बहुत कम पाया जाता है, अतः वो थोड़ा सा गर्म होते ही गलकर टूट जाता है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, ध्वनि के पुनरुत्पादन के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। क्या पूछा है कि ध्वनि के पुनरुत्पादन के लिए, पुनरुत्पादन किसी चीज का दोबारा निर्माण होना पुनरुत्पादन कहलाता है। तो इससे में पूछा गया कि एक सीडी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन बी के अंदर दिया गया लेजर बीम, और ऑप्शन बी है क्वार्ट्ज क्रिस्टल, और ऑप्शन सी में है टाइटेनियम निडल, और ऑप्शन डी के अंदर दिया गया है कि बेरियम टाइटेनिक सिरामिक। तो एक ध्वनि के पुनरुत्पादन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए लेजर बीम का। लेजर बीम क्या है? यह प्रकाश की किरणों को संदर्भित करता है, संदर्भित करके रखता है प्रकाश की किरणों को। प्रकाश की किरणों को संदर्भित करके रखता है, जिसका मान एक कोणीय जिससे इसका तापमान उच्च होता है, टेम्परेचर उच्च होता है, और ये एक वर्णी प्रकाश होता है। एक वर्णी प्रकाश उत्पन्न करता है। तो इसलिए इसका ध्वनि तरंगों के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि प्रकाश की किरणों को संदर्भित करके रखता है, और ये एक वर्णी प्रकाश भी है, इसलिए इसका एक सीडी ऑडियो प्लेयर में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, लेजर बीम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्थापित सॉरी के अंदर आएगा, मिसप्रिंट है, प्रतिस्थापित कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? तो देखते हैं। ऑप्शन ए के अंदर है न्यूटन के द्वारा, ऑप्शन बी है हाइगेंस के द्वारा, और ऑप्शन सी में है प्लांक के द्वारा, और ऑप्शन डी में है फैराडे के द्वारा। प्रकाश का तरंग सिद्धांत तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइगेंस के द्वारा। हाइगेंस ने प्रकाश की किरणों को एक विक्षोभ उत्पन्न करके समझाया है कि विक्षोभ के अंदर प्रकाश की किरणें विक्षोभ के दौरान गोलाकार आकृति प्राप्त कर लेती हैं। किसी भी लेंस से गुजरने के बाद ये गोलाकार आकृति के रूप में प्राप्त कर लेती है। तो यही इसके अंदर बताया गया हाइगेंस सिद्धांत के अंदर कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? हाइगेंस के द्वारा। तो हाइगेंस ने मैक्सवेल समीकरणों का उपयोग करके इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। मैक्सवेल के समीकरणों का उपयोग करके इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया है, हाइगेंस सिद्धांत को। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, हाइगेंस के द्वारा। तो ये सिद्धांत मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो हाइगेंस के द्वारा। और हाइगेंस ने मैक्सवेल समीकरणों के द्वारा ही इसे प्रतिपादित किया था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 8, प्रतिदीप्ति नलिकाओं के साथ आसंगित की होता है चोक कुंडली। प्रतिदीप्त नलिकाओं के साथ है क्या आसंगित होता है पूछा गया है। तो हमें दिया गया है कि चोक कुंडली, तो ऑप्शन ए में है कि लाइन वोल्टता बढ़ाती है, ऑप्शन बी में है लाइन वोल्टता घटाती है, और ऑप्शन सी के अंदर दिया गया कि परिपथ की धारा, मिसप्रिंट है यहाँ आएगा कम, परिपथ की धारा कम करती है, और ऑप्शन डी में है निम्न आवृत्ति की विद्युत धारा को अवरुद्ध यानी रोक देती है, निम्न अवरुद्ध कर देती है। तो चोक कुंडली क्या है? चोक कुंडली क्या है? ये क्या करती है कि दिष्ट धारा चोक कुंडली एक प्रेरक के रूप में कार्य करती है, प्रेरक के रूप में कार्य करती है, जो कि दिष्ट धारा, जिसे डीसी भी कहा जाता है, दिष्ट धारा की कम आवृत्ति को अवरुद्ध करके, कम आवृत्ति को कम करके उच्च आवृत्ति को अवरुद्ध करती है, उच्च आवृत्ति को अवरुद्ध कर देती है, उच्च आवृत्ति को अवरुद्ध कर देती है, अवरुद्ध कर देती है दिष्ट धारा को। मतलब चोक कुंडली एक प्रेरक की तरह कार्य करती है, यह दिष्ट धारा की कम आवृत्ति को अवरुद्ध करके उच्च आवृत्ति का प्रतिरोध करती है, उच्च आवृत्ति का प्रतिरोध करती है। तो क्वेश्चन है कि दिष्ट धारा क्या है? दिष्ट धारा ये सदैव एक दिशा में बहती है, अर्थात इसकी ध्रुवता नियत रहती है, इसकी ध्रुवता नियत रहती है, डीसी की ध्रुवता नियत रहती है। तो इसका ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, लाइन वोल्टता को बढ़ाते हैं, क्योंकि दिष्ट धारा की आवृत्ति को कम करके उच्च आवृत्ति का प्रतिरोध करती है। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, लाइन वोल्टता बढ़ाती है चोक कुंडली। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी घटना है जो प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित होती है? दोनों में घटित नहीं होती। क्या पूछा गया कि कौन सी घटना है जो कि प्रकाश और ध्वनि दोनों के अंदर घटित नहीं होती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए के अंदर दिया गया विवर्तन, ऑप्शन बी में है ध्रुवन, और ऑप्शन सी में है परावर्तन, और ऑप्शन डी के अंदर दिया गया अपवर्तन। तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना है जो प्रकाश और ध्वनि दोनों के अंदर घटित नहीं होती? तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ध्रुवण। ध्रुवण की घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों के अंदर घटित नहीं होती है, क्योंकि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं। पहले भी बताया था कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं और ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती हैं। अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है। ध्वनि तरंगे। तो हमें पूछा है कि ध्रुवण की घटना, अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं? ये प्रकाश की तरंग की दिशा के मतलब माध्यम के अंदर ये समांतर चलती है, और ये लंबवत चलती है। ये समांतर चलती है, माध्यम प्रकाश की किरणों के ये समांतर चलती है और ये लंबवत चलती है। तो इसमें ध्रुवण की घटना इन दोनों के अंदर घटित नहीं होती।
क्वेश्चन नंबर 10, किसी अवरोध की ओर से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है। किसी अवरोध की ओर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए के अंदर दिया गया विक्षेपण, ऑप्शन बी में है विवर्तन, और ऑप्शन सी के अंदर दिया गया अपवर्तन, और ऑप्शन डी में है व्यक्तीकरण। तो प्रकाश का किसी अवरोध की ओर से मुड़ना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विवर्तन। विवर्तन क्या है कि प्रकाश की किरणें जैसे कि उत्तल लेंस प्रयोग कर रहे हैं, प्रकाश की ये तल है, प्रकाश की किरणें टकराकर वापस मुड़ जाएंगी। प्रकाश का किरणों का वापस मुड़ना ही विवर्तन कहलाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। प्रकाश की जो विकिरणें होती है उनकी प्रकृति क्या होती है? तो ऑप्शन ए के अंदर दिया गया कि तरंग के समान, ऑप्शन बी में है कण के समान, और ऑप्शन सी में है कि तरंग और कण दोनों के समान, और ऑप्शन डी में है कि तरंग व कण दोनों के समान नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तरंग और कण दोनों के समान। प्रकाश की किरणें तरंग और कण दोनों की भांति व्यवहार करती हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? पूछा गया है कि प्रकाश का चिकना पृष्ठ है उससे टकराकर वापस किरणें मुड़ती हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है कि प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन बी में है कि प्रकाश का परावर्तन, और ऑप्शन सी में है कि प्रकाश का विवर्तन, और ऑप्शन डी के अंदर दिया गया है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, प्रकाश का परावर्तन। जैसे कि पहले बताया था कि कोई भी प्रकाश की किरणें हैं वो माध्यम से टकराकर वापस मुड़ जाती है, टकराकर वापस मुड़ जाती है, और आगे की ओर उनकी केवल प्रतिछाया ही प्रसारित होती है। प्रतिछाया ही प्रसारित होती है, किरणें वापस मुड़ जाती है और उनकी प्रतिछाया ही आगे तक प्रवेश कर पाती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, प्रकाश का परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 13, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो ऑप्शन ए के अंदर दिया गया कि छड़ ऋणावेशित हो जाती है, ऑप्शन बी में है कि छड़ धनावेशित हो जाती है, ऑप्शन सी में है उदासीन रहती है, और ऑप्शन डी में है कि पहले ऋणावेशित होती है और फिर धनावेशित होती है। तो जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ तेजी से इलेक्ट्रॉन देती है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देती है, और रेशम तेजी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। तो कांच पर धनावेशित पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और रेशम पर ऋणावेशित, रेशम ऋणावेशित हो जाता है और कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है। तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, धनावेशित हो जाती है, कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है, क्योंकि कांच की छड़ अपने इलेक्ट्रॉन रेशम को दान कर देती है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो
रेशम से रगड़ा जाता है तो रेशम ऋणावेशित हो जाता है और कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश, पूछा गया है कि कोई आवेशित चालक है उसका संपूर्ण आवेश उसके ऑप्शन ए के अंदर दिया गया आंतरिक पृष्ठ पर ही रहता है, ऑप्शन बी में है भारी पृष्ठ पर रहता है और ऑप्शन सी में है कुछ आंतरिक पृष्ठ पर और कुछ भारी पृष्ठ पर। सॉरी मिस प्रिंट है, यहाँ आएगा पृष्ठ। कुछ आंतरिक पृष्ठ पर रहता है और कुछ भारी पृष्ठ पर, और ऑप्शन डी के अंदर दिया गया कि सभी सत्य है। तो किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश भारी पृष्ठ पर रहता है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। भारी पृष्ठ पर उसका संपूर्ण आवेश रहता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल से संबंधित है। दो विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाले बल से कौन संबंधित है? तो ऑप्शन ए के अंदर दिया गया एम्पियर का नियम, ऑप्शन बी में है कूलाम का नियम और ऑप्शन सी के अंदर दिया गया कि फैराडे का नियम और ऑप्शन डी में है ओम का नियम। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल कूलाम का बल कहलाता है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, कूलाम का बल। कूलाम के बल के अनुसार क्या होता है? इस नियम के अनुसार समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान आवेश प्रतिकर्षित, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और विपरीत आवेश या असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समान आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान आवेश प्लस माइनस ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये कूलाम का नियम कहलाता है। तो हमें पूछा है यही है कि दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल, तो कूलाम का नियम हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए, दो विद्युत आवेशों की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल का मान हो जाएगा। मतलब कि दो विद्युत आवेशों के मध्य की दूरी को आधा कर दिया गया है। तो पूछा है विद्युत वाहक बल में क्या प्रभाव पड़ेगा, विद्युत वाहक बल का मान क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए के अंदर दिया गया आधा, ऑप्शन बी में है दुगना और ऑप्शन सी के अंदर दिया गया चौगुना और ऑप्शन डी में है 1/4। विद्युत वाहक बलों के मध्य की दूरी को आधा करने पर माना विद्युत वाहक बलों की दूरी 2r और पूछा गया है कि उनके मध्य विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा? तो इसका चौगुना हो जाएगा 4r। त्रिज्या में इफेक्ट पड़ता है, 2r त्रिज्या 4r में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमें ये पूछा है कि इसके अंदर कि विद्युत वाहक बलों के मध्य की जो दूरी है, दूरी जिसे d से डिनोट करते हैं या स्मॉल d से भी कर सकते हैं, तो उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा? जैसा मैंने बताया था कि 2r त्रिज्या भी ले सकते हैं और दूरी के हिसाब से भी देख सकते हैं। तो 2d त्रिज्या लेते हैं, आधी कर दे इसको, त्रिज्या को आधा करना है तो इसके अंदर क्या इफेक्ट पड़ेगा? विद्युत वाहक बल का मान
चौगुना हो जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि। पूछा है कि धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। सुचालक क्या होता है? जिसके अंदर धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, धारा नियत बहती रहती है। तो ऑप्शन ए के अंदर दिया गया कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ऑप्शन बी में है इनके परमाणु हल्के होते हैं, और ऑप्शन सी के अंदर दिया गया कि उनका गलनांक उच्च होता है, और ऑप्शन डी में है कि सभी राइट है। धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि धातुओं के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिनके कारण ये विद्युत की सुचालक होती है। तभी ये आसानी से इलेक्ट्रॉनों का दान भी कर सकती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, साबुन के बुलबुले को यदि, मिसप्रिंट है, यहाँ आएगा आरोपित, साबुन के बुलबुले को यदि आरोपित कर दिया जाए तो उसकी आवृत्ति, साबुन के बुलबुले को आरोपित कर दिया जाए तो आवृत्ति के अंदर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो देखते हैं। ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है कि घटेगा, ऑप्शन बी में है बढ़ेगी, और ऑप्शन सी में है पूर्वत रहेगी, मतलब जैसे है वैसे ही रहेगी, और ऑप्शन डी के अंदर है कि कहना मुश्किल है। तो साबुन के बुलबुले को आरोपित करने पर आवृत्ति बढ़ेगी, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। फिर साबुन के बुलबुले का आंतरिक पृष्ठ पर वायु का दाब बाहरी पृष्ठ के वायु के दाब से अधिक होता है, तो आवृत्ति इसकी बढ़ेगी, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, उष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? उष्मागतिकी के 3 नियम होते हैं, तो इसमें पूछा गया है कि प्रथम नियम किस धारणा की पुष्टि करता है? तो ऑप्शन बी में है ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन बी में है कि ताप संरक्षण, ऑप्शन सी में है कार्य संरक्षण, और ऑप्शन डी में है कि इनमें से कोई भी नहीं। उष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है, न ही उत्पन्न किया जा सकता है, अर्थात ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जा सकता है, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यही कहता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, वर्षा की बूंद, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है क्यों? वर्षा की बूंद गोलाकार होती है क्यों? तो ऑप्शन ए के अंदर दिया गया सतही तनाव के कारण से, ऑप्शन बी में है वायु के वातावरण में घर्षण के कारण, और ऑप्शन सी में है वर्षा जल की शांतता के कारण, और ऑप्शन डी में है सभी। कि वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, इसका रीजन क्या है? तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, सतही तनाव, या फिर जिसे हम पृष्ठ तनाव भी कहते हैं, उसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार होता है। पृष्ठ तनाव द्रव अवस्था में क्या होता है? द्रव अवस्था में न्यूनतम आकार ग्रहण करता है, अपना न्यूनतम आकार ग्रहण करने की कोशिश करता है, न्यूनतम आकार। वर्षा की बूंद न्यूनतम आकार ग्रहण करने की कोशिश करती है,
जैसे कि हम नॉर्मल देखते हैं कि पानी का कोई आकार नहीं होता, पानी को जिस बर्तन में डालते हैं उसी का आकार ले लेता है। लेकिन जब उसे स्वतंत्र रूप से गिराया जाता है पानी को, जैसे कि वर्षा की बूंद के रूप में इसे गिराया जाता है, तो वह अपना न्यूनतम आकार ग्रहण करने की कोशिश करता है, जिसे पृष्ठ तनाव कहा जाता है या फिर सतही तनाव, जिसके कारण वर्षा की बूंद का आकार गोल हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, सतही तनाव के कारण से। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।